नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पुतिन की परमाणु क्रांति के बारे में। बड़ी खबर, उसका रुख करेंगे सीधे। पुतिन का एक और न्यूक्लियर धमाका देखने को मिला है, जहां बुरवेस्निक के बाद अब पोसाइडन का टेस्ट उन्होंने किया है। एटमी इंजन वाले हथियार का परीक्षण जो है किया गया है। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में ये सक्षम है, ये बड़ी खबर है। सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का सफल टेस्ट किया गया है। तो लगातार यहां पर पुतिन के द्वारा जो है परमाणु शक्तियों का टेस्ट किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पुतिन ने एक और टेस्ट यहां पर किया है समंदर में। यहां पर रूस ने अपनी एटमी ताकत का परीक्षण एक बार फिर से किया। तो ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आई है। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में सक्षम है। ये सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का सफल टेस्ट किया गया है। पुतिन का एक और न्यूक्लियर धमाका ये देखने को मिला है। बुरवेस्निक के बाद ये टेस्ट उन्होंने किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में ये सक्षम है। सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है। ये बड़ी अपडेट जो स्पीच सामने आई है। पुतिन का एक और धमाका देखने को मिला। पोसाइडन का टेस्ट जो है पुतिन ने किया है। एटमी इंजन वाले हथियार का परीक्षण पुतिन के द्वारा किया गया है। अंडर वाटर एटमी सुनामी लाने में ये सक्षम है। और लगातार पुतिन जो है वो अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन जारी है। लगातार जो है रूस इस वक्त अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरीके से पुतिन के द्वारा यहाँ पर सुपर ऑटोनोमस टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया, एक और न्यूक्लियर धमाका जो है वो देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा सकता है कि पुतिन लगातार शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट जो है निकलकर सामने आई है। न्यूक्लियर पोसाइडन पर पुतिन का दावा सामने आया है। पुतिन ने दावा किया है, कहा है कि आर्कटिक में सफल परीक्षण किया। तो पुतिन का भी इस बीच दावा सामने आया। उनका भी बयान जो है इस परीक्षण पर सामने आया है। ये बड़ी खबर है, जहां पोसाइडन जैसा शक्तिशाली वेपन नहीं है, ये कहा पुतिन ने। तो पोसाइडन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जैसा शक्तिशाली वेपन नहीं है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। और न्यूक्लियर पोसाइडन पर पुतिन का यह दावा सामने आया। आर्कटिक में सफल परीक्षण हुआ, यानी कि पुतिन ने यह क्लियर किया कि सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। पुतिन ने भी इसकी जानकारी साझा की है। तमाम प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तमाम दबाव बनाने की कोशिश रूस के ऊपर की जा रही है, लेकिन रूस जो है वो लगातार टेस्टिंग कर रहा है अपने परमाणु हथियारों की। इस बीच एक और अपडेट, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान इस सामने आया है। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं, ये कहा अमेरिका ने। ट्रंप ने, मेरे कार्यकाल में हथियारों का आधुनिकीकरण हुआ है। फिलहाल रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। चीन अगले 5 साल में बराबरी कर लेगा, ट्रंप ने ये कहा है। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है परमाणु हथियारों को लेकर। और ये भी कहा जा सकता है कि इनडायरेक्टली, यानी कि बिना नाम लिए एक तरीके से रूस के ऊपर उन्होंने निशाना साधा, पुतिन के ऊपर निशाना साधा। और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से अमेरिका एक महाशक्ति है और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। मेरे कार्यकाल में हथियारों का आधुनिकीकरण हुआ, यह भी कहा ट्रंप ने। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर, डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत सर आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पुतिन लगातार यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो एटमी हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, इससे क्या ये माना जाए कि पुतिन एक सीधा स्पष्ट संदेश नाटो, यूरोप यूनियन और अमेरिका को दे रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये पुतिन इस समय अपना एक मैसेज दे रहे हैं नेटो कंट्रीज को और अमेरिका को, और जो भी उनको डाउट करते हैं। पर ये मैं बता दूं, ये जो है एक्टिविटी, ये न्यूक्लियर थ्रेट जो दी जाती है, ये कोल्ड वॉर की तहत ये जो प्रथा पैदा हुई थी, और इसके बाद वेरियस ट्रीटीज बनी थी, सॉल्ट एंड स्टार्ट ट्रीटीज टू कंट्रोल द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जो कि उसको कंट्रोल करने के लिए बनी थी। ये सब इसलिए थी। और आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर थ्रेट दोनों साइड से चलती है। कहते हैं आप तैयार हो जाओ, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर आप मानोगे नहीं तो फिर देखो क्या होगा, अंजाम बुरा होगा। ये सारा का सारा कहने के तरीके हैं, बताने के। पर दूसरी बात मैं आपको बता दूं
ये जो उन्होंने थ्रेट टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन डिवाइस, पोसाइडन डिवाइस का मतलब ये है कि वो एनवायरमेंटल को डिग्रेड कर सकता है, सुनामी क्रिएट कर सकता है। जिनीवा कन्वेंशन में एक कन्वेंशन है मॉडिफिकेशन एनवायरमेंट फॉर मिलिट्री गेन्स, वो अलाउड नहीं है। उन्होंने वियतनाम की लड़ाई के पहले से इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, आर्टिफिशियल सुनामी, आर्टिफिशियल ये सब क्रिएट करना, आर्टिफिशियल रेन्स क्रिएट करना फॉर वॉर लाइक एक्टिविटीज, फॉर मिलिट्री गेन। ये अगर इस भाव से क्रिएट किया जा रहा है ये पोसाइडन, तो ये जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ होगा। इनको जब जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ इन पर ट्रायल किया जा सकता है अगर कोई इनको कोर्ट में ले जाए तो आईसीजे में अगर ये बात जाएगी तो आप देख लेंगे कि ये बात होगी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी बात आ सकती है अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो ये एक आपको बताने का मैं करूंगा कष्ट कि ये अपने आप में एक बैंड वेपन, बैंड मेथड ऑफ वॉरफेयर है कि आप आर्टिफिशियल सुनामी क्रिएट करें दुनिया एनिमी को इनंडेट करने के लिए। तो ये इस बात को मान के चलिए, पर ये एक गीदड़ भपकी जो होती है, गीदड़ भपकी मैं नहीं बोलूंगा, ये आप दोनों एक साइड को देंगे। वो कहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, वो कहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्बर मतलब है। शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है बख्शी साहब, जिस तरीके से आपने ये मसल्स का प्रदर्शन हो रहा है को दिखाना। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और संजीव जी, सवाल मेरा पहला आपसे यहाँ पर यही है कि जो ये महाशक्तियों का टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस टकराव से जो वैश्विक राजनीति है उसमें जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, यही कारण वो? देखिए अभिषेक जी, अस्थिरता, अनिश्चितता और आर्म्स रेस, हथियारों की होड़, ये लगातार बढ़ती जा रही है और गहरी हो रही है। तो लगातार प्रोसेस चल ही रहा है और एक नया पोलराइजेशन भी होता जा रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं वो एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके जो नेटो के एलाइज, उसके जो एशियन एलाइज और कुछ पार्टनर्स एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। और एक नए तरीके का ध्रुवीकरण जो महाशक्तियों का है वो दिखता बन रहा है। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। और हमने ये भी देखा है कि न्यूक्लियर आर्म्स रेस को लेकर के जो इस समय जो कवायदें चल रही हैं वो भी लगातार तेज हो रही हैं। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रेजिम्स टूट रही हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कोलैप्स कर गई बहुत पहले ही। और अब जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में है, जिसे कि फरवरी 2026 में रिन्यू किया जाना है, और वो भी अब संकट में दिखाई देती है। क्योंकि जिस तरीके से आईएनएफ टीटी ने कोलैप्स किया, उसका जैसा कोलैप्स हुआ वैसे ही न्यू स्टार टीटी भी कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसे में जो रशिया और अमेरिका ने अपने अपने जो नाभिकीय हथियारों के उत्पादन पर, डिप्लॉयमेंट पर जो रोक लगा रखी थी, वो भी हट सकती है। और ऐसे में ये जो नए नए वेपन्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो और अधिक तेज होगी। अमेरिका भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को रिज्यूम कर सकता है, जो कि अभी उसने रोक रखी है। तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है अभिषेक जी। और ये दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं। आप देखिए तो रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और इजराइल और ईरान के बीच में जो टकराव बना रहता है, ताइवान के ऊपर कोई युद्ध भविष्य में छिड़ सकता है। तो ये पूरे विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं है। विश्व में जो रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण और नकारात्मक बात यह है कि महाशक्तियां अति महत्वाकांक्षाओं के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था कि महत्वाकांक्षाएं जब बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और महत्वाकांक्षाओं का जो टकराव बढ़ जाता है और अति महत्वाकांक्षाएं जब पलने लगती हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में जो बड़े युद्धों का खतरा बन जाता है। मतलब महत्वाकांक्षाओं का टकराव है ये,
और ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन है ये, जिस वजह से टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें, कुछ जानकारियां हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर से हम चर्चा पर लौटेंगे, बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर पुतिन के परमाणु क्रांति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। नए परमाणु हथियार पोसाइडन से शक्ति प्रदर्शन जो है वो पुतिन ने किया, इसके बारे में उन्होंने खुद भी जिक्र किया। और पोसाइडन समंदर में न्यूक्लियर सुनामी लाने की ताकत रखता है, ला सकता है, और सरमत मिसाइल से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर वेपन है ये। रूस ने सबमरीन से न्यूक्लियर पोसाइडन का टेस्ट किया है और ये सफल टेस्ट रहा है, जिसकी जानकारी खुद पुतिन ने दी है। पुतिन के परमाणु क्रांति को लेकर बात करें और इसकी ताकत को लेकर बात करें तो कितनी इसकी ताकत है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसके वजन को लेकर बात करते हैं। इसका वजन 100 टन का, इसकी स्पीड जो है इस टॉर्पीडो की 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, रेंज है 10,000 किलोमीटर की, और वॉरहेड है इसका 100 मेगा टन वाला परमाणु बम ये ले जा सकता है। आप ये सोचिए कि इसका जो वॉरहेड है वो कितना बड़ा है और अपने साथ कितना ये बारूद लेकर जा सकता है। अब करते हैं दावे को लेकर बात। फायर होने के बाद पोसाइडन को रोकना असंभव है, यानी कि अपने टारगेट पर ये अटैक करके ही वापस लौटेगा, यानी कि इसे रोका नहीं जा सकता अगर एक बार इसे लॉन्च किया गया तो। अब बताते हैं इस पूरी खबर की बड़ी बात। इस पूरे युद्ध को लेकर बात करें तो कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जहां पश्चिमी देश पोसाइडन को डूम्सडे यानी कि प्रलय का हथियार कहते हैं। और किस लिए? उसकी वजह ये कि हथियार को जब एक बार चला दिया जाता है तो इसे रोकना असंभव है। ये हथियार जो है वो अपने टारगेट पर जाकर ही खत्म होता है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सबसे पहले मैं बख्शी साहब का ही रुख करूंगा। अब सर, जिस तरीके से इस हथियारों के बारे में जिक्र मैंने किया, जाहिर तौर पर आपने भी ये सुना होगा, तो जिस तरीके से इस हथियार को लेकर बात करें, इतना खतरनाक ये हथियार है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि पुतिन एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनडायरेक्टली उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के भरोसे आप बैठे हैं, अमेरिका भले कितने दावे कर ले, लेकिन हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो शायद अमेरिका के पास भी ना हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, फरमाया अभिषेक जी, कि ये पुतिन जो है, ये जो इसका निशाना दोनों तरफ है जी। इसका यूक्रेन की तरफ है और यूक्रेन के जो सपोर्टर्स हैं, नेटो एंड इवन अमेरिका जी, ये उनका क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियर जो डिवाइस उन्होंने अंडर वाटर बनाई है इतनी हाई स्पीड से और न्यूक्लियर पावर्ड है जी। तो और दूसरी बात ये है कि एक इसमें अब बहुत न्यूक्लियर वर्ल्ड के अंदर चर्चा शुरू हो जाएगी साइंटिस्ट के अंदर कि एक वेपन्स को आके छोड़ के अगर उसको वापस लाना संभव नहीं है तो क्या उसको क्लियरेंस दिया जाना चाहिए। यह भी एक प्रावधान है कि व्हेनेवर यू मेक अ न्यू वेपन, उसकी टेस्टिंग होती है वेदर इट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज एक्स्ट्रा हार्मफुल फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि अत्यधिक विध्वंसक है कि नहीं है, इसकी एक कैटेगरी बनती है। तो इसमें भी ये खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर जो वेपन सिस्टम एक बार फायर होने के बाद रिट्रीव नहीं किया जा सकता, वो फिर उसको टोटली डेंजरस और क्रिएट उसको करार दिया जाएगा। तो ये एक और बात आप मान के चलिए, ये एक बहुत डेंजरस चीज है। और दूसरा, पुतिन जो है उसने अपने कार्ड्स अच्छी तरह प्ले कर रहा है। उसको पता है कि मेरी कन्वेंशनल वॉर यूक्रेन के साथ चल रही है, अगर इन्होंने न्यूक्लियर की बात की तो मैं अपने कार्ड्स टेबल पे रख देता हूं कि भैया मेरे पास तो ये न्यूक्लियर वेपन है, आप बताइए आपके पास क्या है। तो यही बात है, 4 इक्के मेरे पास है, आपके पास क्या है, कहने का मतलब ये है। तो ये पुतिन साहब अपना गेम चल रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा नेटो कितना सीरियस है इस बात को लेकर, और नेटो कंट्रीज भी इस समय अमेरिका के संघर्ष में आ गए हैं। अमेरिका और नेटो एक साथ एक टेबल पे नहीं है, ये भी आप देखिए बात। तो इसमें अब बात क्या होती है, अब चाइना का बात आएगी। चाइना वेट कर रहा है कि क्या बात होती है, कैसी स्थिति आती है, क्या चाइना को भी ये वेपन मिल सकता है कि नहीं, चाइना ये देखेगा, या चाइना अपना डेवलप करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ना स्टार्ट मायने रखता है, ना बड़ी सॉल्ट मायने रखता है वो जो न्यूक्लियर ट्रीटीज हुई थी। अब चाइना भी इसका लेने की कोशिश करेगा, और वो भी साउथ चाइना सी में लोगों को धमकी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि सुनामी से ग्रसित हो सकती है, तो उसके पास रेडीमेड एक वेपन सिस्टम आ जाएगा। तो इस बात को लेके वो अमेरिका और क्वाड्स को भी वो थ्रेटन करेगा। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक किस्म से जब न्यूक्लियर
गेम शुरू हो गई है तो उसकी जो महक है, न्यूक्लियर महक, वो चारों तरफ जाएगी। तो ये अब आप देख लीजिए कि ये गेम होने वाला है। अब हमारे को देखना है इंडिया का क्या स्टैंड होगा। बात आएगी इंडिया के ऊपर भी कि क्या इंडिया इसको सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि इस समय अमेरिका जरूर इस बात को लेके आएगा कि व्हाट डज इंडिया से अबाउट इट। तो इंडिया को भी अपनी पॉलिसी देखनी पड़ेगी और इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कहते हैं उसके बारे में। हमने तो बता दिया आपको कि मैंने बता दिया आपको कि ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत अलाउ ही नहीं हो सकता। अब मैंने बता दिया, फिर अब आप देखिए इंडिया का क्या स्टैंड होता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर संजीव जी यहाँ पर अगर नाटो को लेकर बात करें तो जहाँ नाटो दबाव बनाने की कोशिश रूस के ऊपर कर रहा है, लेकिन नाटो के अंदर ही जो देश हैं उनके अंदर ही हितों का टकराव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे देश जो हैं वो इस वक्त अभी भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहे हैं, और दूसरी ओर नाटो जो है वो विश्व में जो नाटो का हिस्सा नहीं है दूसरे देश, उनको ये ज्ञान दे रहा है कि आप रूस से तेल ना खरीदें। अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो रूस उन पैसों का इस्तेमाल अपने हथियारों के लिए करता है। ये किस तरीके की जो पूरी दोहरी बात जो है निकलकर सामने आ रही है नाटो की, संजीव जी? जी जी, ये देखिए बिल्कुल, ये वेस्टर्न जो अलायंस है नाटो और अमेरिका, ये इसका डबल स्टैंडर्ड्स है और इनको ये रशिया यूक्रेन के युद्ध में सिर्फ इंडिया दिखाई दे रहा है, जबकि रूस से यूरोपीय जो राष्ट्र हैं स्वयं वहाँ व्यापार करते हैं। अमेरिका भी कई जरूरी वस्तुएं जो एसेंशियल जो आइटम्स रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ भारत दिखाई देता है टैरिफ लगाने के लिए। चाइना बड़ा जो व्यापार कर रहा है। तो ये जो पहले ये जो वेस्टर्न अलायंस है इसको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो कि उनका युद्ध है, उसका भारत से और दुनिया के अन्य देशों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो इनका जो अप्रोच रहता है कि अपने युद्धों में दूसरों को घसीटने का जो कार्य अमेरिका और नाटो के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल अनुचित है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के अप्रोच से रशिया यूक्रेन का युद्ध शांत नहीं होगा। और देखिए एक बात अभिषेक जी बहुत स्पष्ट है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड 2 बड़ी जो मिसाइल्स का टेस्ट करके, बुरेवेस्निक और ये जो अंडर वाटर ड्रोन है पोसाइडन, उसका टेस्ट करके ये बता दिया है कि वो अमेरिका और नाटो के सामने झुकने वाले नहीं है। उनकी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उनका जो डिफेंस पॉस्चर, उनका जो संकल्प है वेस्टर्न कंट्रीज से मुकाबला करने का, वो बदस्तूर कायम है। और आप सैंक्शंस लगा करके, टैरिफ लगा करके राष्ट्रपति पुतिन को दबाव में नहीं डाल सकते। ये मैसेज देने के लिए भी उन्होंने इस तरीके की जो वेपन्स को टेस्ट किया है। और देखिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने का उनका लक्ष्य है। और वहीं चाइना के साथ भी उनकी नज़दीकी बढ़ रही है विश्व के और विश्व में वो पुराना अपना गौरव हासिल करने के लिए बड़े से बड़े वेपन्स का वो टेस्ट करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो उसने रशिया ने 2 किए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन इस बात को कहते रहते हैं कि वो नए वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनका अनुसंधान जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया आने वाले समय में और भी बड़े कैपेबिलिटीज के जो वेपन्स हैं, एडवांस्ड वेपन्स हैं, वो डेवलप कर सकता है। और ये न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन्स हैं उसको डेवलप करना, ये जाहिर है कि अमेरिका के लिए और पूरे वेस्टर्न अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ऐसा मानना है अभिषेक जी कि ये जो नाटो, अमेरिका और नाटो के देश हैं, इसको जरूर उसकी काट वो ढूंढेंगे। एक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए उन्हें ये आवश्यक होगा। और जहाँ तक देखिए भारत की बात है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत का जो DRDO है वो भी, हम भी आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर्ड वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने की दिशा में आपने जो कदम है वो तेज गति से और आगे बढ़ाएंगे। और न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन्स का जो एक नया जो डेवलपमेंट रशिया के द्वारा हुआ है बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल्स के माध्यम से, उसके वजह से भारत को भी अब इस बात की आवश्यकता होगी कि भारत भी ऐसे ही वेपन्स डेवलप करे। तो DRDO इस संदर्भ में जरूर कार्य करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस को कम करना, डिसआर्मामेंट इत्यादि की बातें करना, ये कंप्रेहेंसिव और ग्लोबल तरीके से ही हो सकता है। यदि दुनिया के अन्य महाशक्तियां वेपन्स डेवलप करेंगे तो भारत भी करेगा। और भारत जाहिर है कि कहीं से पीछे नहीं रहेगा। भारत अपने आप में एक महाशक्ति है और हम हाइपरसोनिक वेपन्स भी डेवलप कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स भी हम डेवलप करेंगे आने वाले समय में। तो ये जो विश्व में अगर आर्म्स रेस चल रही है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को
सुरक्षित रखने के लिए, अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए जी। हम अपना जो डिफेंस पोस्चर है, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको नए वेपन्स को डेवलप करके भी पूरा करेंगे। बिल्कुल। और हम ग्राउंड रियलिटी पर भी चलने वाले राष्ट्र हैं। बिल्कुल संजय और जी, हम, बिल्कुल ठीक कहा। ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से भारत लगातार जो है वो अपना काम कर रहा है और पिछले 3-3.5 सालों को देखें, जब से ये लड़ाई छिड़ी है, भारत लगातार ग्राउंड रियलिटी पर ही काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, क्योंकि कहीं और से खरीदेगा तो महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई मंचों से इस बात का जिक्र किया है कि हम अपने राष्ट्र के हित को सबसे पहले देखेंगे। प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करूंगा। और दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर रूस और भारत का जब जिक्र हुआ है, तो रूस और भारत के बीच जो व्यापारिक समझौते हैं, जो व्यापारिक रिश्ते हैं, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रक्षा डील हम सभी को पता, और जो कच्चा तेल भारत रूस से खरीदता है उसके बारे में भी हम सभी को पता। लेकिन एक नई डील भी इस वक्त भारत और रूस के बीच हुई है कि जो यात्री विमान SJ-100 होता है वो अब भारत में ही बनेगा। क्या ये माना जाए कि ये जो लगातार यहां बिजनेस डील्स हो रही है भारत के साथ रूस की, वो भी अमेरिका के लिए एक बड़ा पेट दर्द? ये जो SJ-100 सुपर जेट 100 जो एक्चुअली सुखोई का कंपनी से स्टार्ट हुआ था, फिर अब चेंज हो गया है, कंपनी वो नहीं रही है, पर याकोलोव कंपनी ने लिया 2023 तक, उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गया है। पर ये बहुत बड़ी चीज है जी। हमको ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी जो रशियन फ्लीट होती थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, आपको पता है पहले हमारा IL-14 था, फिर AN-12, फिर IL-76, ये जो रशियन एयरक्राफ्ट आए और रशियन हेलीकॉप्टर आए, क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन जब टूटने लगा तब हमारी ये इनकी फैक्ट्रियों वितरित हो गई। बिल्कुल बख्शी साहब, जो एक अस्थिरता पूरे विश्व में इस वक्त देखने को मिल रही है, खासतौर पर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी युद्ध क्या नया मोड़ लेता है और यह अस्थिरता कब खत्म होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त अपना साझा करने के लिए।